हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरी यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की स्पेशल क्लास चलती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिहार की मृदा के बारे में। ठीक है, बिहार की मृदा के बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम जो भी इसके विभाग के क्वेश्चन है उसके बारे में उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए, इसी के साथ हम चलते अपने क्लास की तरफ। चलिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होते हैं ना, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है वो मूल रूप से चट्टानों के विखंडन, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने तथा उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से होता है। कैसे होता है? भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से होता है। आगे देखते हैं कि मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले 5 कारकों में मूल शैवाल, उच्चावच, समय, जलवायु और जैविक तत्व शामिल हैं। पहले 3 कारकों को निष्क्रिय कारक तथा अंतिम 2 जो कारक होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रियाशील कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाशील कारक कहते हैं। ठीक है, मृदा की उत्पादकता उसकी भौतिक गुणों के कारण होती है। कैसे होती है? उनके भौतिक गुणों के कारण होती है। बात करते हैं कि जिस मिट्टी में चूना का अंश अधिक रहता है, जिस मिट्टी में चूना का जो अंश है वो अधिक रहता है, उसे क्या कहते हैं? पेडोकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोकल्स कहते हैं। और जिसमें लोहा और एल्युमिनियम का अंश अधिक रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे पेल फॉर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल फॉर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जिस मिट्टी में चूना का अंश अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? पेडोकल्स कहते हैं। और जिसमें लोहा और एल्युमिनियम का अंश अधिक रहता है उसे क्या कहते हैं? पेल फॉर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टियों को 3 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कौन कौन से हैं? उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टियाँ, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टियाँ और तीसरा है दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टियाँ। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टियों के बारे में। किसके बारे में? उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस मैदान में मुख्यतः अपोड़ व जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। कैसा? अपोड़ या जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जिसका निर्माण इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों के निक्षेपण से होता है। क्या होता है? नदियों के निक्षेपण से होता है। इन मिट्टियों को निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। इन मिट्टियों को निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला है, मेरा फर्स्ट है, जैसे उप हिमालय की पर्वत पदीय मिट्टी। उप हिमालय की पर्वत पदीय मिट्टी, इसके बारे में देखते हैं। ये जो मिट्टी है ना, वो पश्चिमोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। इसका जो रंग होता है वो गहरा भूरा और पीला होता है। इसको क्या कहते हैं? इसका जो गठन होता है वो हल्का होता है। क्या होता है? इसका गठन हल्का होता है और इसका जो रंग है हल्का भूरा या फिर पीला होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तराई मिट्टी के बारे में। किसकी? तराई मिट्टी के बारे में। तराई मिट्टी कैसी होती है? देखिए, ये जो मिट्टी है ना, वो तराई क्षेत्रों में उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक 3 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। क्या है? 3 से 8 किलोमीटर पट्टी के रूप में विस्तृत है। इसमें पर्याप्त नमी भी रहती है और इसमें चूना की पर्याप्त मात्रा भी होती है। किसमें? चूने की पर्याप्त मात्रा किसमें होती है? तराई मिट्टी में होती है। ये जो मिट्टी है वो उनका विस्तार कहाँ तक है? तो जो पश्चिमी चंपारण है ना, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक 3 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कलर्स दिए गए हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी मिट्टी कहाँ। अभी हमने बताया था ना, किशनगंज है ना, जो तराई मिट्टी है, तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, जो पश्चिमी चंपारण है उसे जो है ये किशनगंज। ठीक, आप देख सकते हैं कि यहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी है, कौन कौन से जिले में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं बांगर मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? बांगर मिट्टी के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले तो मैंने क्या डिस्कस किया? पहले मैंने डिस्कस किया उप हिमालय की पर्वत पतीय मिट्टी के बारे में। फिर उसके बाद में सेकंड था तराई मिट्टी, अब थर्ड है बांगर मिट्टी।
थर्ड मैंने बागर मिट्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। कैसी है ये? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो अपेक्षाकृत ऊंचे मैदानी भागों में मिलती है। क्या? अपेक्षाकृत ऊंचे मैदानी भागों में मिलती है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। चीका की मात्रा, क्या? चीका की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी जो है वो भारी होती है। कैसी होती है? तो ये मिट्टी कैसी होती है? भारी होती है। इसमें फास्फोरस, क्षार, नाइट्रोजन तथा जीवांशों की कमी होती है। क्या होता है? फास्फोरस, क्षार, नाइट्रोजन और जीवांशों की कमी होती है। किंतु चूना एवं पोटास, इसमें भी बागर मिट्टी में भी चूना और पोटास जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है। चूना चूना और चूना और पोटास पर्याप्त मात्रा में कहाँ मिलती है? बागर मिट्टी में मिलता है। और चूने की पर्याप्त मात्रा तराई मिट्टी में भी उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम आगे बात करेंगे खादर या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी को। किसके बारे में बात करेंगे? खादर या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, तराई क्षेत्र की मिट्टी के दक्षिण में तराई क्षेत्र के मिट्टी के दक्षिण में खादर मिट्टी का विस्तार है। इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो पूर्णिया और सहरसा जिले की कोसी क्षेत्र में। कहाँ पर है? पूर्णिया, कहाँ पर? पूर्णिया और सहरसा जिला है ना, तो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। कहाँ पर है? कोसी क्षेत्र में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस मिट्टी का जो रंग है वो गाढ़ा भूरा या फिर काला है। खादर या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी का कलर कैसा है? गाढ़ा भूरा है और काला है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित और क्षार रहित है। ना तो इसमें चूना पाया जाता है ना क्षार पाया जाता है। इसमें काफ़ी उर्वरा शक्ति पाई जाती है। क्या होती है? इसमें काफ़ी उर्वरा शक्ति पाई जाती है। धान की खेती के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। यहाँ पर धान की जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, यहाँ पर धान की खेती होती है। किसकी होती है? धान की खेती होती है इसमें, क्योंकि चूना रहित मिट्टी होती है और क्षार रहित मिट्टी होती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बांगर मिट्टी हो गया और तराई मिट्टी हो गई, तो यहाँ पर चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियों के बारे में। किसके बारे में? दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियों के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि बिहार के दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार एवं गंगा नदी के मध्य जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो छोटा नागपुर के पठार और गंगा नदी, ये समझो छोटा नागपुर पठार है, ये गंगा नदी है, तो इसी के बीच में जलोढ़ मिट्टी जो है ना, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हुआ है। जिसका जो निक्षेप है सोन है, पुनपुन है, फल्गु है इत्यादि नदियों द्वारा हुआ है। इन मिट्टियों को संरचनात्मक के आधार पर 4 उप प्रकारों में बांटा जा सकता है। इसमें 4 उप प्रकारों में बांटा गया है। जो दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियाँ है ना, इनको हम 4 भागों में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी है बात करते हैं। कगारी मिट्टी है, दूसरा है टाल मिट्टी, तीसरा है पुरानी जलोढ़ या फिर करेल या फिर कैवाल मिट्टी। देखो, जो पुरानी जलोढ़ है ना, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम क्या कहते हैं? करेल भी कहते हैं और कैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करेल, ऐसे ऑप्शन में दे देंगे, करेल दे देंगे या फिर कैवाल मिट्टी दे देंगे, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी मिट्टी को हम करेल या फिर कैवाल मिट्टी भी कहते हैं। और चौथा है बलथर मिट्टी। कौन सी है? बलथर मिट्टी। तो 4 मिट्टियों के बारे में 4 उप प्रकार दिए गए हैं। इन चारों उप प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली है कगारी मिट्टी, दूसरी है टाल मिट्टी, तीसरी है पुरानी जलोढ़ या फिर करेल या फिर कैवाल मिट्टी, और चौथी है बलथर मिट्टी। कौन सी है? बलथर मिट्टी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, हम एक एक को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये जो कगारी मिट्टी है ये यहाँ कहाँ पाया जाता है? ये कैसी होती है? चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सी फसलें पाई जाती हैं। तो देखिए, जो दक्षिण बिहार की नदियों के तट पर एक संकीर्ण पट्टी में कगारी मिट्टी प्राकृतिक तटबंध रूप में पाई जाती है। सोन हो गया, पुनपुन, फल्गु आदि नदियों के किनारे इस मृदा का विकास होता है। जो कगारी मिट्टी होता है वो किस नदियों के किनारे इनका विकास होता है? तो कौन कौन सी नदी है? सोन है, बात कर लेते हैं, सोन नदी है ना। पुनपुन नदी है, कौन सी है? पुनपुन नदी है। उसके बाद में फल्गु भी नदी है, कौन सी? फल्गु नदी। ये तीनों नदी के किनारे पर इस मृदा का विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह एक मोटी काप युक्त चूना प्रधान मिट्टी है। क्या है? यह एक मोटी काप युक्त चूना प्रधान मिट्टी है जिसका गठन हल्का एवं रंग भूरा है। इस मृदा में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें हैं? तो दोस्तों, इसमें कगारी मिट्टी में अगर क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे कि कगारी मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो ऑप्शन में दे देंगे जैसे मकई, सरसों और फिर मिर्च, चौथा दे देंगे गेहूँ।
कि इसमें कौन सी नहीं है, नहीं पूछेंगे तो गेहूँ वाला ऑप्शन हो जाए। तो इसलिए आप लोग इस जो फसल दी गई है कगारी मिट्टी में जो फसल उत्पन्न होती है जो उगाई जाती है कौन कौन सी है, मकई है, जौ है, सरसों है, मिर्च। मकई, जौ, सरसों, मिर्च, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम डिस्कस करेंगे टाल मिट्टी के बारे में। जो मेरा टाल मिट्टी है यह निम्न भूमि का क्षेत्र है। कैसा भूमि क्षेत्र है, तो ये निम्न भूमि का क्षेत्र है, निम्न भूमि का। ठीक है, यह मृदा कगारी मिट्टी के दक्षिण में बक्सर से लेकर भागलपुर तक, कहाँ, बक्सर से लेकर भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पूरा बाकायदा ये विस्तृत है। ठीक है, और यह जो मृदा है यहाँ पर दलहन के जो दलहन है यहाँ यहाँ इस मृदा जो टाल मिट्टी होती है ना, ये मेरी टाल मिट्टी है, यहाँ पर जो है दाल उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये मृदा जो है वो दलहन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दलहन के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है, तो बात करेंगे टाल मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा टाल मिट्टी। ऐसे यहीं से क्वेश्चन पुट अप लेंगे। अब ऐसे पूछ लेंगे कि मृदा कौन सी मृदा है जो दलहन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन दे देंगे, कगारी है, बलथर है, पुरानी जलोढ़ है, या फिर टाल है। तो जो डिटेल क्लास पढ़ेंगे उन्हें तो पता चलेगा कि टाल में ये होता है, फिर कगारी में कौन सा उत्पादन होता है, और टाल मिट्टी में किस फसल के उत्पादन होता है ना। तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी तो आपको पता होगा। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाल मिट्टी। आगे देखते हैं पुरानी जलोढ़ या फिर करेल या फिर कैवाल मिट्टी, इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार में इस मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान में रोहतास से लेकर गया, कहाँ से, रोहतास से लेकर गया हो गया, पटना हो गया, मुंगेर होते हुए भागलपुर तक है। कहाँ से, रोहतास, गंगा, पटना, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, चलिए, करेल मिट्टियों में क्षारीय प्रकृति तो कैवाल मिट्टियों में क्षारीय एवं अम्लीय गुण काफ़ी संतुलित रूप में पाए जाते हैं। करेल मिट्टियों में जो क्षारीय प्रकृति तो कैवाल मिट्टियों में क्षारीय एवं अम्लीय गुण काफ़ी संतुलित रूप में पाए जाते हैं। इनका रंग कैसा होता है, तो इनका रंग जो होता है वो भूरा, पीला, हल्का पीला होता है। कैसा होता है इनका जो रंग होता है, गहरा भूरा होता है, पीला होता है और हल्का पीला होता है। इनमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है, इनमें जल सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कौन सी मिट्टी में, तो पुरानी जलोढ़ या फिर करेल या फिर कैवाल मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अत्यधिक होती है तथा अत्यधिक उर्वरा शक्ति भी पाई जाती है। क्या होती है, इसमें अत्यधिक उर्वरा शक्ति भी पाई जाती है और इसमें जल सोखने की क्षमता भी होती है। ठीक है, इस मिट्टी को क्या कहते हैं, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बांगर, क्या कहते हैं, इस मिट्टी को बांगर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास समझ में आती होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करो और लोगों को शेयर करके बताओ कि वहाँ पर थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, तो वो लोग ज्वाइन कर लें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें चैनल को और डिटेल क्लास देखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आज बात करेंगे 4th नंबर क्या है, बलथर मिट्टी के बारे में। अब बलथर मिट्टी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि बलथर मिट्टी क्या है। चलिए देखते हैं। कैमूर से लेकर भागलपुर तक इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार एवं दक्षिण गंगा के मैदान के मिलन क्षेत्र में है। इसे क्या कहते हैं, इसे लाल और पीली मृदा के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा बलथर मिट्टी है, ये बलथर मिट्टी, ठीक है, बलथर मिट्टी को क्या कहते हैं, बलथर को ही हम लाल और पीली मृदा के नाम से भी जानते हैं। लाल और पीली मृदा के नाम से किसे जानते हैं, बलथर मिट्टी को जानते हैं। किसे जानते हैं, बलथर मिट्टी को जानते हैं। ठीक है, इसमें बालू और कंकड़ भी की बहुलता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, इस मिट्टी में क्या मिलता है, बालू और कंकड़ की बहुलता मिलती है। यह जो है कम उपजाऊ वाली मिट्टी है। जो बलथर मिट्टी है हमारी, ये बलथर जो मिट्टी है ये कम उपजाऊ है। कैसी है, कम उपजाऊ है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ बहुत ही कम उपज होती है और इसी को हम लाल और पीली मृदा के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, लाल और पीली मृदा के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी के बारे में। किसके बारे में, दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। बिहार के संकीर्ण दक्षिणी पठार में अवशिष्ट मिट्टी मिलती है जिसका रंग लाल पीला होता है। इनमें मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, पहली है लाल बालू का युक्त मिट्टी है, दूसरी है पहला है लाल बालू वाली और दूसरी है लाल और पीली मिट्टी।
ठीक है। दक्षिणी सीमांत पठार के जो मिट्टी है वो दो भागों में होती है, कौन कौन सी है? लाल बालुका युक्त मिट्टी है और दूसरी है लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि लाल बालुका युक्त मिट्टी में क्या पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे इनमें विस्तार होता है, यहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो देख लेते हैं। जो लाल बालुका मिट्टी है, ये कैमूर पहाड़ी एवं रोहतास में इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। कहाँ पर? कैमूर पहाड़ी एवं रोहतास में इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। इसमें उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? मकई है, मड़ुआ है, मकई, मड़ुआ, ज्वार और बाजरा। देखिए मकई हम जानते हैं, ज्वार बाजरा जानते हैं, लेकिन मड़ुआ क्या होता है ये मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मड़ुआ किसे कहते हैं, ठीक है, किस फसल को मड़ुआ कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं लाल और पीली मिट्टी के बारे में। यह जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, गया और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में मिलती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसका रंग लाल होता है। कैसा होता है? लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसका रंग लाल होता है और इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट, नीस, ठीक है, ग्रेनाइट, नीस आदि चट्टानों के विखंडन से होता है। इसका निर्माण, जो लाल और पीली मिट्टी होती है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट, नीस आदि चट्टानों के विखंडन से होता है। आदि चट्टानों के विखंडन से लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके नोट के अंदर लिख दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। बाल सुंदरी मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र तथा पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होकर सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग को घेरते हुए पूरे सारण जिले तथा चंपारण के शेष दक्षिणी पश्चिमी भाग में विस्तृत है। ठीक है, इस मिट्टी में चूने की जो मात्रा है, इस मिट्टी में चूने की मात्रा कितनी है? 30% से अधिक है, अर्थात यह क्षारीय प्रकृति की। कैसी है? 30% जो चूने की मात्रा है वो 30% से अधिक है और यह इसकी जो प्राकृति है वो क्षारीय है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग हल्का भूरा है, गहरा भूरा एवं सफ़ेद होता है। इसकी उर्वरता निम्न श्रेणी की है। कैसी है? निम्न श्रेणी की है इसकी उर्वरता। आगे देखते हैं। जमुई, गया और नवादा में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी पाई जाती है। ऊंचे क्षेत्रों में इस मिट्टी का रंग गुलाबी तथा निचले क्षेत्रों में पीले। ठीक है, ऊपर क्या होता है? ऊपर जो होता है, ये जो मिट्टी होता है उसका क्षेत्र ऊपर गुलाबी कलर का होता है और नीचे पीला कलर का होता है। ठीक है, बांका जिले के ऊंचे भागों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जो बांका जिले है वहाँ पर ऊंचे भागों में क्या होती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं। लाल और पीली मिट्टी का जो निर्माण है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है। लाल और पीली मिट्टी का जो निर्माण है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट प्रधान है। कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, नीस, ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया और शिस्ट। ठीक है, ये प्रधान है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारे क्वेश्चंस, जो हमारी डिटेल्स थ्योरी क्लासेस थी, यहाँ समाप्त होती हैं। मैंने सोचा कि इसी में हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। ठीक है, जो पीवाई के क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चन आंसर को यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? पीडमोट स्वैप मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस जिले में? ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी है सीतामढ़ी, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में पीडमोट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन ए है पटना और गया में, ऑप्शन बी है पूर्णिया और गया में, ऑप्शन सी है पूर्णिया और पटना में, ऑप्शन डी है दरभंगा और पूर्णिया में, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पटना और गया में। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन ए है पहाड़ी मिट्टी से, ऑप्शन बी है कछारी मिट्टी से, ऑप्शन सी है रेगुर मिट्टी से, ऑप्शन डी है तराई मिट्टी से, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से है। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है वो कछारी मिट्टी से है। चलिए आगे देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? अभी हमने डिस्कस किया है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है नवीन जलोढ़, ऑप्शन सी है प्राचीन जलोढ़, ऑप्शन डी है लाल मिट्टी, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। जो गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए है भाभर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है खादर, ऑप्शन डी है खोंडोलाइट। कौन सा है? खोंडोलाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से या फिर तराई मिट्टी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए आगे देखते हैं। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? जो गंगा है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए है भांगर, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है बलधर मिट्टी, ऑप्शन डी है कटेल या फिर कैवाल मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैटल या फिर कैवाल मिट्टी। ठीक है, गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो कटैल या फिर कैवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों इसी पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी थ्योरी क्लासेस और थ्योरी में ही मैं क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर देती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है दोस्तों, जो भी सोशल मीडिया आप जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वहाँ पर आप स्टेटस लगाइए, शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, थ्योरी है प्लस क्वेश्चन आंसर भी है। ठीक है, और उसके बाद में हम अगस्त में स्टार्ट कर देंगे तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।